डेफिनेशन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, और मैं इसमें आपको पहले बुक की पिक भेज रहा हूँ, आपको यूं की यूं चीजें नोट कर लेनी, उस पिक का स्क्रीनशॉट लेके, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा इन चीजों को। तो आपके सामने कोशिश कर रहा हूं कि प्रेजेंट क्लियर हो। तो ये आई थिंक क्लियर हो गई होगी सभी को। लेंथ मीटर, हाँ बिल्कुल विजिबल है। तो थोड़ा सा ये इस तरीके से देख लो, आई होप क्लियर है बिल्कुल। ओके, अभी मैं इसको रोक करके 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा बेटा। तो अभी कुछ इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन है। बेसिक क्वांटिटी नेम और सिंबल आप पढ़ चुके हो, बस उसकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं लेंथ की। लेंथ की जो 1 मीटर है, डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर किसको बोला गया है? द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। सिंपल फर्स्टली क्या डेफिनेशन दी गई कि जो लाइट हमारी है वो कितने टाइम में 1/299,792,458 इतने सेकंड में जो पाथ ट्रेवल करेगी तो वो 1 मीटर के इक्वल होता है। यानी जो आप 1 मीटर लेंथ लेते हो बेटा, वो उतना डिस्टेंस है जितना लाइट इतने टाइम में ट्रेवल करती है। यानी लाइट इतनी सेकंड में 1 देखो कितनी छोटी है, 1/3 लाख सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल कर लेती है। क्लियर है? या आप उल्टा बोल सकते हो कि 1 सेकंड में 3 लाख मीटर, सॉरी 3 लाख तो मैंने बहुत छोटा बोल दिया, वेरी सॉरी, इतना 3 × 10⁸ मीटर आप लोगों का बन जाता है। इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। कुछ भी ले लो, मैं तो बट 1 मीटर की डेफिनेशन इसके हिसाब से दे रहा हूं। सेकंड, किलोग्राम। किलोग्राम की जो यूनिट है, ये किलोग्राम किसको बोला गया बेटा? हमने एक नाम बताया था कि जो डिसाइड कौन करती है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। और ये पेरिस में सर्व नाम की जगह पे प्रेजेंट है। एक इंटरनेशनल कमेटी है, वहां पे इनका पूरा ऑफिस है, वहां पे डिसाइड होती है। जैसे नासा है अमेरिका के अंदर, इसरो हमारे इंडिया में, इसी तरीके से ये भी एजेंसी, आप ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, वो किलोग्राम। तो उसके अंदर एक प्लेटिनम और इरिडियम का सिलेंड्रिकल पीस बना रखा है। क्या बना रखा है? सिलेंड्रिकल पीस बना रखा है। तो और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल है। तो देखो तक इट इज इक्वल टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है बेटा हमारे पास, जो में क्या यूज करते हैं? स्टैंडर्ड यूज करते हैं ना, सैंपल, तो वो होता है प्रोटोटाइप। तो ये बना रखा है, उसी को हम क्या मान रहे हैं? 1 किलोग्राम। एक वहां पे प्लेटिनम और इरिडियम का एक सिलेंडर का बना दिया सिलेंडर, और उसके वेट के बराबर जो आपको मार्केट में 1 kg के बाट मिलते हैं, तो उसके वेट के बराबर मिलते हैं अप्रोक्स। ठीक है, उसको वहां पे रख रहा है। टाइम, टाइम की बड़ी अच्छी डेफिनेशन है और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सिखाएगी। देखना एटम की औकात और एटम का कितना सरप्राइजिंग इंपैक्ट है। सीजियम एटम का यह आइसोटोप ले लिया 133, ये सीजियम एटम ले लिया। अब कोई भी जब एटम होता है तो उसके अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स, लेवल बने होते हैं एनर्जी। और उसके अंदर एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन, क्या वर्ड बोलना बेटा? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन से बेसिकली एक टाइप से जंप होते रहते हैं, जंपिंग, ऊपर
नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो नीचे से ऊपर आने को या ऊपर से नीचे आने के प्रोसेस को ट्रांजिशन बोलते हैं। तो उसकी बात करें तो इट इज द ड्यूरेशन ऑफ, देखो 1 सेकेंड इसको डिफाइन कर रहे हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड वो समय है जितने टाइम में इस एटम के देखो नंबर लिख लेते हैं 91 92 63 17। कोई मोबाइल नंबर लिख रहा इधर दिख रहा है, कोई डायल मत कर लेना, कहीं इसको सोचो कि कोई मिला के देखने का मिलता है। तो ये नंबर है, देख सकते हो काफी बड़ा नंबर है। इतने ट्रांजिशन या जंपिंग इसके 2 लेवल के बीच में हो जाती है 1 सेकंड में। सोच सकते हो 1 सेकंड में इतना नंबर नहीं बढ़ा जाए जितनी बार एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है। तो रेडिएशन तो इट इज द ड्यूरेशन ऑफ, पूरा पढ़ लेना है 91 92 63 17 70 ट्रांजिशन पीरियड्स ऑफ रेडिएशन। इतने रेडिएशन का जो टाइम पीरियड होता है वो ट्रांजिशन का 1 सेकंड के बराबर होता है। अगर देखा जाए 9 अरब 19 करोड़ नहीं तो ज्यादा होगा अभी, हाँ 26 लाख 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 ट्रांजिशन हो जाते हैं 1 सेकंड में। तो सोचो कि इस एटम के अंदर कितनी फास्ट जंपिंग होगी ट्रांजिशन की। अभी आप जैसे ये चीजें आपकी समझ से बाहर हैं, अगर आपका दिमाग इस चीज को कैप्चर कर पाए तो ठीक, नहीं तो आप जैसे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे तब आपको कोई चीजें समझ आएंगी। और मेरा काम अभी बताना था कोड। एक एम्पीयर की डेफिनेशन दे रखी है। एम्पीयर की डेफिनेशन आप 12th में पढ़ोगे। 2 पैरेलल वायर है, 2 पैरेलल कंडक्टर, तो 1 एम्पीयर उसके इनके अंदर उतना करंट है कितना, द एम्पीयर इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच इज मेंटेन इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर। कि अगर 2 पैरेलल कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ के हैं, उनके बीच में 1 एम्पीयर करंट जब फ्लो करता है, कब कितने मीटर पे रखे हो 1 मीटर के गैप पे, तो वो एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाते हैं 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर लेंथ। देखो सिंपल है, 1 एम्पीयर करंट का बोलोगे, अगर 2 पैरेलल वायर रखी हैं उनके बीच में गैप 1 मीटर और वो 1 मीटर टुकड़े पे इतनी फोर्स लगा दे तो उसके करंट को क्या बोला जाएगा 1 एम्पीयर। क्लियर है? फिर केल्विन पढ़ते हैं। केल्विन की मैं बात करूं, टेम्परेचर की यूनिट होती है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है, उसका 1 बाई कितना होता है, 273.16 होता है। तो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1 बाई 273.16 ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये चीजें आपको बोरिंग लग रही होंगी क्योंकि अभी आपने पढ़ी नहीं है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो टेम्परेचर होता है बेटा कि इस टेम्परेचर पे जो वाटर है एक ही टाइम पे सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड में और गैस में, कुछ हिस्सा सॉलिड कुछ लिक्विड कुछ गैस में प्रेजेंट होता है। तो ये उस टेम्परेचर को ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर हो, तो ये 1 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मोल में मेजर करते थे, वो शॉपिंग मोल नहीं है ये, वैसे ही आजकल बंद पड़े हैं, बुरा हाल होता है। तो 1 मोल होता है कि
कार्बन 12 आइसोटोप के 0.012 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल या पार्टिकल को ही एंटिटीज बोलते हैं, प्रेजेंट इन, तो जो इतने ग्राम में जो प्रेजेंट होंगे उसको किसके बराबर लिया गया, 1 मोल के इक्वल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स, यानी उस सब्सटेंस का अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains इतनी जो आइडेंटिटी होती है वो होनी चाहिए। लुमिनस इंटेंसिटी हमने लाइट की बताई थी, कैंडल लाइट की यूनिट होती है। तो ये कह रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक सोर्स कितनी फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है, 540 into 10 into power 12 हर्ट्ज, और उसकी रेडिएंट इंटेंसिटी कितनी है, वो है 1/683 वोल्ट पर स्टीरेडियन। 3D में पढ़ा था 3D पर स्टीरेडियन, तो उसकी बात हो रही है। तो ये उस लुमिनस इंटेंसिटी को बताएगा। अब अगली चीज बेटा लोगों के लिए बेस्ट ये है कि ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट समझानी एज ए टीचर मेरा फर्स्ट था कि ताकि आपको आइडिया आए कि ये बेसिक चीजें अगर एक टीचर नहीं बताता तो बिल्कुल आप लोगों के साथ धोखा होता है, गलत होता है। बेसिक चीजें सारी बतानी जरूरी होती है। किस तरीके से वो क्यों होती है आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछी जाएंगी, बट अगर एक सिंसियर स्टूडेंट हो, फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो आप एक बार इनकी रीडिंग पक्का लें कि हाँ ऐसे कुछ होता है। याद रहे ना रहे वो बात की बात है। ये वैल्यूज मुझे भी याद नहीं इतने बड़े में, ठीक है, क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं है। ये साइंटिस्ट लैब में प्रिपेयर कर, लैब में की वैल्यू फिक्स की जाती है तो वहां पे यूज होती है, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। अब दो डेफिनेशंस हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा इन डिटेल। तो अब ये बेटा आपको बड़ा ध्यान से देखनी है। अब वाली हमने पढ़ी थी रेडियन, ये इसकी डेफिनेशन और इसकी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। और दूसरा स्टीरेडियन, ऐसा सिंबल था तो इसकी कोई वो नहीं है। इसकी जो यूनिट होती है इसको थीटा से दिखाते हैं, और स्टीरेडियन को स्मॉल एंगल होता है तो टाउ से दिखाते हैं, नहीं ओमेगा बोलते हैं इसको, डी ओमेगा। क्या बोल लेंगे, ओमेगा। ओमेगा ही फॉर्म में चला जाता है तो ओमेगा आप बोल सकते हो, टाउ नहीं होगा। कई जगह टाउ भी कंफ्यूजिंग है, इसका फिक्स कर लेना, ओमेगा बोलेंगे, डी ओमेगा। अब बात करते हैं, पहली बात तो किसकी यूनिट है, इट इज ए यूनिट ऑफ एंगल, या इसका पूरा नाम था प्लेन एंगल या एंगल इन 2D, 2 डायमेंशन में। इट इज ए यूनिट ऑफ एंगल इन 3D या एंगल इन स्पेस, जो स्पेस में बनता है। स्पेस को हम 3D लेते हैं। अब हमने पढ़ा कि भाई ये तो ऐसे बनता है, एक अर्क होगी। अब क्या कह रहा है कि जो थीटा है वो 1 रेडियन कब होगा, आप थीटा मत लिखो उसको, जो ये एंगल बना है इसी को रेडियन में मेजर करते थे, ये 1 रेडियन कब होगा, अगर इस
सर्कल की अर्क है इस आर्क की लेंथ और रेडियस दोनों की वैल्यू सेम हो, क्या बोला, आर्क और रेडियस सेम हो, तो ये हो जाएगी हमारी फॉर्मूला। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या बनेगी देखो, इफ एन आर्क ये लिखो, इफ लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स स्फीयर, स्फीयर नहीं सर्कल की बात हो रही है, रेडियस ऑफ इट्स सर्कल, देन angle formed by this arc at center, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा इज कॉल्ड 1 रेडियन, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, 1 रेडियन। सिंपल वर्डिंग में लिखा है, ठीक है। फॉर्मूला जो रिलेशन यहाँ पे यूज होती है, हमने एक बड़ी फेमस रिलेशन पढ़ रखी है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखिए। डेफिनेशन अलग है 1 रेडियन की, तो ये रिलेशन रेडियन और उसमें अलग है। तो एंगल ये बनाया, मान लिया इसकी लेंथ है ds और या, तो एंगल हो गया रेडियन इज इक्वल टू ds बाई r। वैसे तो एंगल को थीटा दिखाते हैं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, रेडियन को इस तरीके से लिखें, ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाओ डी रेडियन पे, इसको पूरा रिजल्ट को लिख लेते हैं। बता, इफ ये तो डी रेडियन की डेफिनेशन हो गई, खत्म हो गई। इसके बारे में एक चीज और बता रहा हूँ, एन आर ऑफ लेंथ ds forms an angle d theta at the center of circle of radius r। then तो उस टाइम में तो ds आप लोगों को, सॉरी d थीटा तो लिखना है इस केस में नहीं। अगर ये इतना एंगल बनाए तो d थीटा एंगल बना रहे हैं और ds r रेडियस है, तो ये तो जनरल एंगल का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो ds बाई r निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। दूसरा केस हम यही में इसी साइड डिस्कस कर रहा हूं, इससे आगे का पार्ट इसको रिमूव करें। चलो डायग्राम बना देता हूं, डेफिनेशन होगा। अब हमने पढ़ा था, अब लेते हैं स्फीयर कि 3D में है तो स्फीयर लेना पड़ेगा यहाँ पे, और स्फीयर लेंगे तो जो एंगल बनेगा वो भी कैसा बनेगा, 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा। मान लिया DA एंगल, DA एरिया, D टाउ एंगल बना रहा है, R इसकी रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला जो बनता है, इफ एन एरिया DA subtends an angle d omega at the center of sphere, ध्यान रखना सर्कल नहीं, sphere of radius
r, then d tau dA by r स्क्वायर। क्लियर है बेटा? बार बार गलती से चीजें रिपीट हो रही, डी ओमेगा बोलेंगे आप इसको, तो ये ध्यान रखिए बेटा। अब आ जाओ उसकी डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन ऑफ स्टीरेडियन एस। अब अगर सिंपल है, यहां पे अगर डी और आर स्क्वायर बराबर हो जाए तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो कितना होगा, एक स्टीरेडियन के बराबर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, इफ एरिया ऑफ if area given if area of surface have value equal to square of radius of sphere, then angle formed by it at center is called 1 स्टीरेडियन। यानी जो एरिया लिया सरफेस का उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, हैव वैल्यू, हैज आ जाएगा तो देख लेना, हैज वैल्यू इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो एंगल फॉर्म कितना बनेगा बेटा, एट द सेंटर कितना हो जाएगा, स्टीरेडियन। तो ये था बेटा, इसको भी ध्यान से पढ़े क्योंकि ये चीजें अभी नहीं पढ़ी, बाद में यूज होंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लें। आज हमारा प्रदीप के हिसाब से बी चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर 2 में टॉपिक मुझे तो ज्यादा ही होगा, 2.2 तक कंप्लीट हो गया बेटा, कुछ बीच बीच में और भी हो गए होंगे, तो यहाँ तक आप लोग कवर करें। बाकी उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, थैंक्स।